हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होता है और सरफेस टेंशन कहाँ पर अप्लाई होता है और सरफेस टेंशन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सरफेस टेंशन पहले जान लेते हैं कि होता क्या है। सरफेस टेंशन एक ऐसा फोर्स होता है जो कि किसी भी सरफेस पे अप्लाई होता है। वह सरफेस लिक्विड का होगा और जो कि कांटेक्ट में होता है किसी भी गैस के या एटमॉस्फेयर के। तो सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड के सरफेस पे अप्लाई हो सकता है या तो वह दो इमिसिबल लिक्विड के बीच में अप्लाई होगा। तो समझते हैं। जैसे हम किसी भी लिक्विड को, जैसे एग्जांपल के लिए वाटर को हम किसी कंटेनर में लेते हैं, तो वाटर जो कंटेनर में है उसमें जो अपर लेयर होगी, जो उसका सरफेस होगा, जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होगा, उसके ऊपर कुछ टेंसाइल फोर्स, अंदर की तरफ कुछ फोर्स लगेगा, तो उसको हम सरफेस टेंशन बोलेंगे। और दूसरा केस है दो इमिसिबल लिक्विड के बीच में। जैसे हम वाटर एंड ऑयल को एक कंटेनर में ले रहे हैं, तो जो ऑयल होगा, ऑयल की डेंसिटी कम होती है, इसलिए वह ऊपर की तरफ फ्लो रहेगा और वाटर नीचे रहेगा, तैरेगा। तो ऑयल एंड वाटर के बीच में एक लेयर बन जाती है जो उसको अलग अलग करती है, सेपरेट करती है। उस लेयर के ऊपर भी कुछ फोर्स लगता है, तो उसको हम सरफेस टेंशन बोलेंगे। तो ये सरफेस टेंशन होता क्यों है, लगता क्यों है, इसका हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो किसी भी एक सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, एक लिक्विड की बात करें, लिक्विड की, तो लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होंगे, तो एक फेज के मॉलिक्यूल्स होंगे एक लिक्विड में। तो उन जब सेम फेज के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनमें कोहेसिव फोर्स लगता है, कोहेसिव फोर्स। और अगर उसके कांटेक्ट में कोई दूसरा आता है लिक्विड या कोई भी सरफेस या कोई भी एटमॉस्फेरिक गैस, तो उसके उस लिक्विड और उस गैस या दूसरे फेज के मॉलिक्यूल्स के बीच में एडहेसिव फोर्स लगेगा। अब अगर हमारा कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा तब वहाँ पर एक टेंशन जनरेट होगा, उसको हम बोलेंगे सरफेस टेंशन। और अगर फोर्स वहाँ पर कम हो, एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर सरफेस टेंशन नहीं लगेगा। जैसे कि हम वाटर को जब एक कंटेनर में लेते हैं, तो उसके अंदर, उसकी अपर लेयर को छोड़कर हम अंदर की जब बात करते हैं, तो अंदर के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके चारों तरफ से मॉलिक्यूल्स उसको घेरे हुए होते हैं और चारों तरफ से उस पर फोर्स लगता है। कौन सा? कोहेसिव फोर्स, क्योंकि ये सेम फेज के मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब अंदर वाले मॉलिक्यूल पर चारों तरफ से फोर्स लगेगा तो उसका नेट फोर्स क्या होगा? ज़ीरो हो जाएगा। अगर किसी भी मॉलिक्यूल को आप चारों तरफ से घसीट रहे हैं तो इस पर नेट फोर्स जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पर तो ज़ीरो है, लेकिन अब अगर हम सरफेस की बात करें, तो सरफेस वाला मॉलिक्यूल तो सिर्फ नीचे के मॉलिक्यूल्स से ही घिरा है, ऊपर तो उसके कोई मॉलिक्यूल है नहीं, तो ऊपर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन उसके नीचे के जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसको नीचे की तरफ घसीट रहे हैं। तो ये नीचे की तरफ जो सरफेस है ये थोड़ा डाउनवर्ड हो जाएगा, थोड़ा धंसा हुआ आपको दिखाई पड़ेगा हल्का, तो उसको हम बोलेंगे सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है। अगर हम एक गिलास में पानी लेते हैं तो हम उसकी सरफेस जब देखेंगे ऊपर, तो हल्की दबी हुई अंदर की तरफ दिखाई पड़ेगी, तो वो सरफेस टेंशन होता है। जैसा कि सरफेस टेंशन जो एक सरफेस पर अप्लाई होता है, सरफेस की लेंथ पर अप्लाई होता है, तो उसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर। जो भी फोर्स लग रहा है एक लेंथ पर, तो न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन और लेंथ की यूनिट मीटर, न्यूटन पर मीटर। अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो डाइन पर सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स, अगर किसी भी लिक्विड पर, किसी भी सरफेस पर सरफेस टेंशन ज़्यादा लग रहा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी और उसकी वेटिंग प्रॉपर्टी कम होगी। तो अगर हम फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो उनकी सॉल्युबिलिटी अगर सही नहीं है तो वो अच्छे से हमको थेराप्यूटिकल इफ़ेक्ट नहीं देंगे, वो जल्दी सॉल्युबल नहीं होंगे हमारी बॉडी के अंदर। तो सरफेस टेंशन को कम करने के लिए कुछ केमिकल्स को यूज किया जाता है जिनको हम सरफेक्टेंट बोलते हैं। सरफेक्टेंट या सरफेस एक्टिव एजेंट बोला जाता है। तो सरफेक्टेंट क्या होते हैं जानते हैं? सरफेक्टेंट होते हैं ऐसे केमिकल एजेंट जिनको
यूज किया जाता है किसी भी सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए या सरफेस को एक्टिव करने के लिए। अब वह सरफेस टेंशन दो इमिसिबल लिक्विड के बीच में हो सकता है, या तो वह किसी लिक्विड के सरफेस पे होगा जो कि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होगा। देन सरफेक्टेंट के पास दोनों प्रॉपर्टी होती हैं, वाटर लविंग और ऑयल लविंग। ये वाटर में भी सोल्यूबल हो सकते हैं और वाटर में भी सोल्यूबल हो सकते हैं और ऑयल में भी सोल्यूबल हो सकते हैं, यानी कि दोनों में सोल्यूबल होंगे। इनके पास पोलर एंड नॉन पोलर ग्रुप दोनों होते हैं। तो वाटर लविंग जो इनका पोर्शन होगा, इनके पास दो पोर्शन होंगे, एक हेड एक टेल। तो जो हेड पोर्शन होगा वो वाटर लविंग होगा और जो टेल पोर्शन होगा वो वाटर हेटिंग या ऑयल लविंग होगा, फैट लविंग। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ सरफेक्टेंट। सो फ्रेंड्स, अगर टाइप की बात करें तो सरफेक्टेंट को मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है आयनिक, दूसरी है नॉन आयनिक। तो आयनिक सरफेक्टेंट ऐसे सरफेक्टेंट होंगे जिनको कि वाटर में डिज़ोल्व करने पर वो आयंस के फॉर्म में टूट जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों में भी हो सकते हैं। और नॉन आयनिक, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो वाटर में डिज़ोल्व करने पर आयंस में नहीं टूटेगा। अब आयनिक को फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है एनायनिक, दूसरा कैटायनिक और तीसरा एम्फोटेरिक। एनायनिक सरफेक्टेंट जब वाटर में डिज़ोल्व करे जाएंगे तब वो उनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा और ये चार्ज कहाँ होगा, हेड पर होगा। जितने भी चार्ज की बात होगी वो हेड पर होगा। और दूसरा कैटायनिक सरफेक्टेंट को जब वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो निगेटिव चार्ज देंगे, अपने हेड पर कंटेन करेंगे। एम्फोटेरिक का मतलब होगा कि ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों बोथ को कंटेन करेंगे अपने हेड पर। तो एनायनिक सरफेक्टेंट पॉजिटिव कंटेनिंग होते हैं हाइड्रोफिलिक हेड पर चार्ज, और टेल पर भी कोई भी इस पर फर्क नहीं होगा, टेल न्यूट्रल होगी उसकी। इसका एग्जाम्पल है सल्फेट एंड सल्फोनेट्स। अब दूसरा देखते हैं कैटायनिक। तो कैटायनिक सरफेक्टेंट जो होते हैं इनके पास निगेटिव चार्ज होगा हाइड्रोफिलिक हेड पर। इसका एग्जाम्पल है एल्किल अमोनियम क्लोराइड। तो एल्किल अमोनियम क्लोराइड बेसिकली यूज किया जाता है डिसइंफेक्टेंट के रूप में, माइक्रोब्स को किल करने के लिए। फिर थर्ड है एम्फोटेरिक और सरफेक्टेंट, ज्यूटराइनिक जिसको बोलते हैं, एम्फोटेरिक या ज्यूटराइनिक। तो इनके पास बहुत पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होगा हाइड्रोफिलिक हेड पर। इसका एग्जांपल है अमीनो ऑक्साइड्स, और इनका जो नेट चार्ज होगा वो जीरो होगा। जब पॉजिटिव और निगेटिव इंटरेक्ट करेंगे तो इसका नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल अमीनो ऑक्साइड्स है। इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है ज्यूटराइनिक सरफेक्टेंट का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, क्योंकि इनके ऊपर नेट चार्ज जीरो होगा तो ये जल्दी कोई भी इफ़ेक्ट शो नहीं करेंगे। फिर इसके बाद आता है फोर्थ, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट। नॉन आयनिक सरफेक्टेंट ऐसे सरफेक्टेंट होते हैं जो कि कोई भी चार्ज कंटेन नहीं करते हैं हाइड्रोफिलिक हेड पर, और ये यूज किए जाते हैं इमल्सीफाई करने के लिए ऑयल्स को, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं एनायनिक सरफेक्टेंट के कंपैरिजन में ऑर्गेनिक सॉइल्स को रिमूव करने के लिए। इसका एग्जांपल है एल्कोक्सिलेट एंड इथॉक्सिलेट एंड कोकामाइड एक्सेट्रा। सो फ्रेंड्स, ये तो रही क्लासिफिकेशन की बात। अब इसके बाद देखते हैं कि सरफेक्टेंट का यूज क्या होता है। तो सरफेक्टेंट को यूज किया जाता है एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट में। एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट का मतलब जैसे खेती बाड़ी में जो यूज किए जाते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड्स, खरपतवार नाशक, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड एक्सेट्रा। तो सरफेक्टेंट को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जब हम किसी भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड को स्प्रे करेंगे किसी भी प्लांट पर, तो जब सरफेस टेंशन कम होगा, आपने देखा होगा कि जब किसी भी पत्ती पर एक ड्रॉप, ये पत्ती अगर है इसके ऊपर एक ड्रॉप पड़ती है तो ये ड्रॉप ऐसे ही रुकी रहती है। ये क्यों होता है? सरफेस टेंशन के रूप में के लिए होता है, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। तो अगर सरफेस टेंशन अगर कम हो जाएगा इसका, तो ये चारों तरफ फैल जाएगी, इसके पत्ती के अंदर तक घुस जाएगी, इसके नीचे भी पहुंच जाएगी। तो
इसी फिनोमिना के लिए हम जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, दवाइयाँ होती हैं जो एग्रीकल्चर में यूज की जाती हैं, उसमें हम सरफेक्टेंट का यूज करते हैं, क्योंकि वो जल्दी प्लांट को भिगा दे पूरी तरीके से और जो दवा है वो अब्जॉर्ब हो जाए उसमें। और सेकेंड जो यूज है वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जैसे इमल्सन्स को बनाने में, हेयर शैम्पू को, कॉस्मेटिक्स को, एक्सेट्रा। तो इसको बेसिकली यूज किया जाता है वेटिंग प्रॉपर्टी के लिए और डिटर्जेंट या क्लीनिंग प्रॉपर्टी के लिए सरफेक्टेंट का यूज किया जाता है। फिर इसको डिसइंफेक्टेंट में यूज किया जाता है, माइक्रोब्स को जो किल कर सके अच्छे से। जब कोई भी केमिकल माइक्रोब पर गिरेगा, उसमें अगर सरफेक्टेंट ऐड है तब वो बहुत अच्छी से पेनिट्रेट कर देगा उसकी लेयर को और उसके अंदर उस सेल में घुस जाएगा कायदे से, तो वो जल्दी किल हो जाएगा। फिर इसके बाद क्लीनिंग एजेंट साफ़ करने के लिए, जैसे हमारे फिनॉल विनॉल आते हैं तो उसमें सरफेक्टेंट मिला होता है। डाइस, हेयर डाइस के में भी यूज किया जाता है और क्लॉथ को कलर करने में जो भी केमिकल्स लगते हैं उसमें भी यूज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, अब तक कि हमने पढ़ा कि सरफेक्टेंट क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है। अब सरफेक्टेंट किस क्वालिटी का है, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है या किस रेंज का है, किस पार्टिकुलर पर्पज़ के लिए है, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए HLB स्केल का पढ़ना ज़रूरी है। तो HLB का फुल फॉर्म होगा हाइड्रोफिलिक लाइफोफिलिक बैलेंस, यानी कि कितना ज़्यादा वाटर लविंग है, कितना ज़्यादा फैट लविंग या ऑयल लविंग है सरफेक्टेंट हमारा, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए HLB स्केल का पढ़ना ज़रूरी है। तो HLB स्केल डेवलप की गई थी ग्रिफिन के द्वारा 1949 में। इसलिए इन्होंने इसको बनाया कि जो सरफेक्टेंट है उसकी लाइपोफिलिसिटी और हाइड्रोफिलिसिटी, मतलब फैट में कितना ज़्यादा सोल्यूबल है और वाटर में कितना ज़्यादा सोल्यूबल है कोई भी पार्टिकुलर सरफेक्टेंट, तो इसको पता लगाने के लिए इसको बनाया गया था ग्रिफिन के द्वारा। अब HLB स्केल एक स्केल होती है जिस पर कि रीडिंग्स दी गई होती हैं 1 से 20 तक की, और इसमें क्या होता है जो 1 से 10 होती हैं, अगर किसी भी सरफेक्टेंट की रीडिंग 1 से 10 आई तो वो ऑयल लविंग होगा, लाइपोफिलिक होगा। अगर 10 से 20 आया तो वो वाटर लविंग होगा, हाइड्रोफिलिक होगा यानी। अब इसमें भी ये तो मेन कैटेगरी हुई। अब इसके अंदर भी ऑयल लविंग के अंदर भी और वाटर लविंग के अंदर भी सब क्लासीफाई किया गया है डिफरेंट सरफेक्टेंट को। जैसे 1 से 3 एंटी फोमिंग एजेंट होंगे और 3 से 8 वाटर एंड ऑयल इमल्सीफायर्स होंगे और 7 से 9 वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट होंगे, वेटिंग एजेंट, स्प्रेडिंग एजेंट, और 8 से 16 ऑयल एंड वाटर इमल्सीफायर्स होंगे। देन इसके बाद 13 से 16 डिटर्जेंट्स होंगे और 16 से 20 सोल्यूबलाइजर्स होंगे। तो ये जितने भी कंपाउंड दिए हैं यहाँ पर ये सरफेक्टेंट के ही टाइप हैं। इनकी रेटिंग जो HLB स्केल पर होती है वो यहाँ पर की गई है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, वीडियो को बनाने के लिए कुछ मेहनत भी लगी है, तो वीडियो को लाइक करना ज़रूरी है और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, सपोर्ट करें। और ऐसी वीडियो आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।